ब्लैक 1964 में एक बरसात की रात में सुपरमून की रोशनी में 3 लोग गणेश और ललिता, जो भागकर शादी करने के लिए आए हैं, और उनके दोस्त मनोहर कार से एक साथ यात्रा करते हैं। मनोहर उनके मिलन का समर्थन करता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में वह पापी इरादे रखता है और ललिता से गुप्त रूप से प्यार करता है। रास्ते में उन्हें एक कीचड़ से लदी गाड़ी मिलती है, जो उनके रास्ते में एक भारी देवदूत की मूर्ति ले जा रही है, जो एक अकेले व्यक्ति के लिए बहुत भारी है। इससे आगे निकलने के बाद वे मनोहर के समुद्र तट के घर पहुंचते हैं और रात के लिए रुक जाते हैं। बाद में मनोहर नशे में हो जाता है और अपनी कार से पिस्तौल निकालता है। जैसे ही वह अपनी कार से जोड़े के कमरे की ओर रेंगने की कोशिश करता है, उन्हें मारने के इरादे से वह अपने समुद्र तट के घर की रोशनी और सड़क को टिमटिमाते हुए देखता है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, एक आवेगपूर्ण शोर उसे चौंका देता है और वह अपने समुद्र तट के घर से दूर सड़क की ओर चल पड़ता है। घर से एक गोली की आवाज आती है और जब वह उस कमरे में घुसता है जहां उसके दोस्त सो रहे हैं, तो वह उन्हें मृत पाता है। भयभीत होकर वह बमुश्किल जीवित गणेश से हत्यारे के बारे में पूछने की कोशिश करता है। तभी उसे हत्यारे की भयानक सच्चाई का पता चलता है। 60 साल बाद वर्तमान समय में वसंत और आरण्या, जो अक्सर विवादों में रहते हैं, अपने रिश्ते की मुश्किलों को दूर करने की कोशिश करते हैं। एक रात पब में वसंत का झगड़ा हो जाता है, जिससे आरण्या बहुत निराश हो जाती है। सुलह करने के लिए वो छुट्टी मनाने का प्रस्ताव रखता है, लेकिन आरण्या एक शांत टाउनशिप में अपने नए अपार्टमेंट में सप्ताहांत की यात्रा का सुझाव देती है। जब वे गाड़ी चला रहे होते हैं, तो वे 1964 की एक मूर्ति के पास से गुजरते हैं, जो उनके रास्ते में प्रमुखता से स्थापित की गई है। अपार्टमेंट परिसर में पहले निवासी होने के नाते वे उस रात अकेले होते हैं और वे ड्यूटी पर एक अकेले सुरक्षा गार्ड के साथ रहने का इरादा रखते हैं। टाउनशिप प्रमोटरों के अनुसार 1964 से स्थापित देवदूत की मूर्ति रहस्यमय घटनाओं के इतिहास के कारण अपने स्थान पर बनी हुई है, जो स्थानांतरण के प्रयासों को विफल कर रही है, जिसके कारण चर्च को लगता है कि इसे दैवीय रूप से यहीं रहना चाहिए। वे पास की दुकान से कुछ सामान खरीदते हैं और रात के लिए रुक जाते हैं। उनकी पहली असामान्य मुठभेड़ एक रहस्यमय व्यक्ति द्वारा उपहार में दी गई रहस्यमय पेंटिंग और मुख्य द्वार खोलने के लिए सुरक्षा गार्ड की अनुपस्थिति है। वसंत और आरण्या दिन के लिए सो जाते हैं और जब प्यार करने लगते हैं, तो बिजली चली जाती है और वही आवेगपूर्ण आवाज फिर से सुनाई देती है। पावर बैकअप को चालू करने वाला कोई न होने के कारण वे इसे चालू करने के लिए अकेले पार्किंग क्षेत्र में जाते हैं। आरण्या को ठीक समय पर कोई अजनबी दिखाई देता है, लेकिन वो किसी को नहीं देख पाती है। हालांकि उसे यकीन है कि कोई है। दरवाजे की घंटी बजने से वे और चौंक जाते हैं। उन्हें आश्चर्य होता है कि यह वसंत का दोस्त होता है, जो इस बात से परेशान है कि उन्होंने किसी मुद्दे के बारे में देर रात फोन किया है। वसंत और आरण्या, जिन्होंने ऐसा कोई कॉल नहीं किया था, हैरान हो जाते हैं, लेकिन उसे अलविदा कहते हुए कहते हैं कि उन्हें कोई समस्या नहीं है। बाद में आरण्या ने विपरीत अपार्टमेंट में रोशनी देखी, जिससे वह आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि वे पूरे टाउनशिप में एकमात्र निवासी हैं। फिर अजीब घटनाएं सामने आने लगती हैं। वे अपने अपार्टमेंट के सामने अपने अपार्टमेंट की एक प्रतिबिंब देखते हैं, जिसमें एक जैसा फर्नीचर पे और सजावट है। वे चिंतित होकर देखते हैं कि उनके अपार्टमेंट में एक पर्दा अचानक आग पकड़ लेता है। फिर भी एक बार जब वे इसे बुझा देते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उन्हें एक अज्ञात प्रेषक से एक रहस्यमय पेंटिंग मिलती है, केवल ये देखने के लिए कि यह अपने आप टूट जाती है और फिर पूरी तरह से फिर से प्रकट होती है। घबराई हुई आरण्या मदद के लिए दोस्तों और आपातकालीन सेवाओं को बुलाती है। वसंत पड़ोसियों से बात करने की उम्मीद में दरवाजे के माध्यम से एक नोट फेंकता है, लेकिन वह उनके अपार्टमेंट में वापस आ जाता है। अचानक एक घुसपैठिया अंदर घुस जाता है और वसंत पर हमला करता है। यह उसका अपना दूसरा संस्करण है। वसंत इस हमशक्ल से तब तक जूझता है जब तक कि आरण्या हस्तक्षेप नहीं करती और हमलावर वसंत को भगा नहीं देती।
धीरे धीरे वसंत को एहसास होता है कि ये अजीबोगरीब घटनाएं तब होती हैं जब वे दोनों अपार्टमेंट के बीच एक घने अंधेरे क्षेत्र को पार करते हैं। हालांकि वह इसे पूरी तरह से नहीं समझता है, लेकिन उसे लगता है कि यह अंधेरा उनकी परेशानियों की कुंजी है। हर बार जब वे इससे गुजरते हैं तो वे एक अलग समय रेखा में चले जाते हैं। एक समय रेखा में वे खुद को एक समय रेखा में मदद के लिए अपने दोस्त को बुलाते हुए देखते हैं, लेकिन दोस्त कॉल करने से पहले दूसरी समय रेखा में पहुंच जाता है। एक समय रेखा में पर्दे में आग लग जाती है और वे उसे बुझा देते हैं और दूसरी समय रेखा में पर्दा बरकरार रहता है। एक समय रेखा में उन्होंने बिजली बैकअप चालू होने के बाद सभी मोमबत्तियां बुझा दी थीं, लेकिन दूसरी समय रेखा में वे सभी मोमबत्तियां जलती हुई अवस्था में थीं। इसका पता लगाने के लिए वसंत और आरण्या फिर से अंधेरे को पार करते हैं। इस बार वसंत और आरण्या दोनों वसंत को आरण्या की दोस्त के साथ एक गुप्त बातचीत में देखते हैं। पब में किसी घटना पर चर्चा करते हुए ऐसा लगता है कि उनके बीच कुछ हुआ था और उन्हें इसे भूल जाना चाहिए, और रहस्यमय पेंटिंग के बारे में जिसे आरण्या महसूस करती है उसके दोस्त ने उपहार के रूप में भेजा था। इस बातचीत को गलत तरीके से समझते हुए उसे वसंत और उसके दोस्त के बीच संबंध का संदेह होता है। वसंत उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसकी दोस्त ही है जिसने उसके प्रति अवांछित प्रगति की है, लेकिन आरण्या आश्वस्त नहीं होती, अकेले ही अंधेरे में भाग जाती है। वसंत उसका पीछा करता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि वह बहुत देर हो चुकी है और वह एक अलग समय रेखा में प्रवेश कर चुकी है। अब अकेले वसंत को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जो आरण्या की संकटपूर्ण कॉल के जवाब में पहुंचे हैं। उसके अचानक गायब होने की व्याख्या करने में असमर्थ वह हिरासत से भाग जाता है, अधिकारियों पर हमला करता है और बस्ती में वापस लौटता है। रास्ते में वह एक पुरानी कार देखता है और एक अजीब प्रवृत्ति उसे उसका पीछा करने के लिए प्रेरित करती है। कार उसे मनोहर के घर ले जाती है, जो अब एक बुजुर्ग व्यक्ति है। मनोहर अजीब घटनाओं के पीछे का रहस्य बताता है। काला काला क्षेत्र समानांतर समय रेखाओं को जोड़ने वाला एक वर्महोल है, जो सुपरमून द्वारा सक्रिय होता है। वह फिर से आवेगपूर्ण शोर सुनने पर उसी स्थान पर पहुंचा। बस्ती वह स्थान है जहां पहले उसका समुद्र तट का घर था और उसने संपत्ति विवाद में इसे खो दिया था। उसके बाद उसे समझ में आया कि वर्महोल एक बार फिर खुल गया है। वह यह मानता है कि वसंत और आरण्या के समानांतर संस्करण समय सीमाओं में उनसे मिलते रह सकते हैं, भले ही प्रत्येक व्यक्ति एक समय में केवल एक ही समय सीमा में मौजूद हो सकता है और वह उनकी वास्तविकता है। मनोहर वसंत को चेतावनी देता है कि उसे या तो सुपरमून के लुप्त होने से पहले मूल आरण्या के साथ फिर से जुड़ना होगा या अपनी समानांतर स्वयं को खत्म करके उस वास्तविकता में अपना स्थान सुरक्षित करना होगा जिसमें वह अभी है। नए दृढ़ संकल्प के साथ वसंत बस्ती में लौटता है, बार बार अंधेरे को पार करता है, उस समय रेखा की खोज करता है जिसमें आरण्या अभी भी क्रोधित है लेकिन पहुंच से बाहर है। थका हुआ और लगभग पराजित वह आखिरकार एक पुलिस गश्ती का सामना करता है, ठीक उसी समय जब आरण्या एक दोस्त के साथ आता है। राहत महसूस करते हुए वसंत उसे गले लगाता है, आश्वस्त होता है कि उसने सही समय रेखा पाली है और अपनी पत्नी के साथ फिर से मिल गया है। जैसे ही वे घर जाते हैं, आरण्या बिजली चले जाने के बाद से उसकी लंबी अनुपस्थिति पर चिंता व्यक्त करता है और वह पावर बैकअप स्विच करने के लिए चला गया। चौंककर वसंत को पता चलता है कि वह रात की अजीब घटनाओं से अवगत नहीं है और वह अपनी इच्छित समय रेखा में नहीं है, जिसका अर्थ है कि उसने मूल आरण्या को हमेशा के लिए खो दिया है। कुछ ही देर बाद वसंत एक पेट्रोल पंप पर शौचालय का उपयोग करने के लिए बहाना बनाता है। वह अचानक अपने दूसरे रूप को एक स्टॉल में अपने पीछे खड़ा हुआ पाता है। वह आरण्या के साथ उनकी कार में वापस आ जाता है। उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान है, जिससे दर्शकों को असली वसंत के भाग्य के बारे में अनिश्चितता बनी रहती है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।